नमस्कार। आज हम बेन होरोविट्स की किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये किताब सिर्फ बड़े-बड़े लक्ष्य बनाने के बारे में नहीं है, नहीं। ये असल में उन लीडर्स के लिए एक सर्वाइवल गाइड है, जो किसी संकट के बीचों बीच फंसे हैं, जहां कोई भी जवाब आसान नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिजनेस बुक की शुरुआत हिप हॉप से क्यों? हॉरोविट्ज ये इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया किसी क्लासरूम की थ्योरी से नहीं चलती। ये बिल्कुल हिप हॉप की तरह है, कच्ची, अनफिल्टर्ड, जहां बने बनाए नियम अक्सर टूट जाते हैं। इस किताब का जो सार है ना, वो बहुत ही सीधा है। ये गलतियां करने से बचने के बारे में है ही नहीं। ये इस बारे में है कि जब सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ गलत हो चुका हो, तब क्या किया जाता है। असली लीडरशिप की परीक्षा वहीं से शुरू होती है। और ये किताब लीडरशिप के उन्हीं डरावने पलों पर फोकस करती है, जिनके बारे में ज्यादातर मैनेजमेंट की किताबें बात तक नहीं करती। ये उन रातों की कहानी है जब सब कुछ दांव पर लगा होता है और फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। देखिए, ज्यादातर बिजनेस की किताबें हमें सिखाती हैं कि बड़े लक्ष्य कैसे सेट करें या एक बेहतरीन टीम कैसे बनाएं। लेकिन हॉरोविट्स हमें सिक्के का दूसरा, ज्यादा मुश्किल वाला पहलू दिखाते हैं। क्या होता है जब आप उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते? क्या होता है जब आपको अपने ही किसी वफादार दोस्त को नौकरी से निकालना पड़ता है? यहीं थ्योरी और असलियत का जो फर्क है ना, वो साफ साफ नजर आता है। अब इस फिलॉसफी को और गहराई से समझने के लिए हमें हॉरोविट्स की अपनी कहानी में चलना होगा। उनकी कंपनी लाउड क्लाउड की कहानी, जो किसी भी मुश्किल से जूझने का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। लाउड क्लाउड का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। 1999 में वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के पोस्टर चाइल्ड थे। हर तरफ उन्हीं की चर्चा थी। लेकिन फिर आया .com क्रैश। सोचकर देखिए, जो कंपनी कल तक आसमान छू रही थी, वो कुछ ही महीनों में जमीन पर आ गिरी। सब कुछ रातों रात बदल गया। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये उस तबाही की कहानी सुनाते हैं। जिस कंपनी का आईपीओ $10 पर लाने का प्लान था, वो सिर्फ 35 सेंट पर आ गिरी। हालत ये हो गई थी कि एक समय पर कंपनी की वैल्यू उसके बैंक में पड़े कैश से भी कम हो गई थी। ये नंबर खुद कहानी बयां करते हैं। इस हालत को उनके को-फाउंडर मार्क एंडरसन ने बहुत अच्छे से समझाया है। एक लीडर के तौर पर बस दो ही भावनाएं होती हैं, या तो जबरदस्त उत्साह या फिर भयानक आतंक। और जब नींद पूरी नहीं होती तो ये दोनों एहसास और भी गहरे हो जाते हैं। इसी हालत को होरोविट्ज द स्ट्रगल यानी संघर्ष का नाम देते हैं। ये सिर्फ एक मुश्किल दौर नहीं है, नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है। जब खाने में स्वाद नहीं आता, जब लोगों से घिरे होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है, ये वो लड़ाई है जो आप अपने अंदर लड़ते हैं। तो सवाल ये है कि इस संघर्ष से बाहर कैसे निकला जाए। और यहीं से होरोविट्स के वॉर टाइम सीईओ यानी युद्धकालीन सीईओ वाली फिलॉसफी जन्म लेती है। ये उन लीडर्स के लिए है जिनका सिर्फ एक ही मिशन है, किसी भी तरह सरवाइव करना। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक शांतिकालीन सीईओ बाजार को बड़ा करने और नई चीजें बनाने पर ध्यान देता है, लेकिन एक युद्धकालीन सीईओ का फोकस सिर्फ एक होता है, कंपनी को डूबने से बचाना। और वो जीतने के लिए परंपराओं को तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाता। जब अस्तित्व ही दांव पर हो तो नियम बदल जाते हैं। हालात कितने तनावपूर्ण थे, इसका अंदाजा आप बस इस एक ईमेल से लगा सकते हैं। जब होरोविट्स को लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, तो एक कर्मचारी ने लिखा, बेन या तो झूठ बोल रहा है या बेवकूफ है या दोनों। ये वो कच्ची हकीकत है जिसका सामना एक लीडर को करना पड़ता है, जहां लोगों का भरोसा टूटने लगता है। तो ऐसे टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे जोड़ा जाए? होरोविट्स का जवाब है, क्रूर ईमानदारी से। लोगों को सच बताइए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। यही एकमात्र रास्ता है। और ये सिर्फ कंपनी चलाने के लिए नहीं, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है। और देखिए, ईमानदारी के फायदे सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा रणनीतिक भी हैं। सबसे पहले तो आप विश्वास बनाते हैं। दूसरा, जब आप समस्या सबके सामने रखते हैं तो उसे सुलझाने के लिए ज्यादा दिमाग मिलते हैं। और तीसरा, आप एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां बुरी खबर को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और फिर आता है एक लीडर का शायद सबसे मुश्किल काम, लोगों को नौकरी से निकालना। हॉरोविट्स की सलाह बहुत मानवीय है। वो कहते हैं कि ये एक बिजनेस की नाकामी है, उस इंसान की नहीं। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने मैनेजर्स को ट्रेन करना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया को गरिमा के साथ निभाना चाहिए। यही चीज आपकी कंपनी की संस्कृति को असल में परिभाषित करती है। उन्हें एक मेंटोर ने यह बहुत सीधी सपाट सलाह दी थी, जिसका मतलब है कि अगर कोई मुश्किल काम करना ही है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके लंबा मत खींचो।
एक ही बार में करो और खत्म करो। अगर लोगों को निकालना है तो इसे जल्दी और निर्णायक रूप से करो ताकि बाकी टीम आगे बढ़ सके। ये सभी मुश्किल सबक हमें इस किताब की सबसे बड़ी और अहम सच्चाई की ओर ले जाते हैं। एक महान लीडर की असली पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब कोई भी रास्ता सही ना दिख रहा हो और फिर भी आगे बढ़ने का एक तरीका खोज निकाला जाए। मतलब असली स्किल किसी बनी बनाई प्लेबुक को फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी प्लेबुक खुद लिखना है। और शायद यही मुश्किल चीज़ों के बारे में सबसे मुश्किल बात है। इनसे निपटने का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। सिर्फ हिम्मत है बिना किसी नक्शे के मुश्किल हालात का सामना करने की। तो हम इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब किसी असंभव लगने वाली स्थिति का सामना हो तो वो एक अगला कदम क्या हो सकता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों की उम्मीद को भी जिंदा रख सके।